बात करेंगे एक ऐसे बॉलीवुड सुपरस्टार की, जो मेरे हिसाब से सबसे एनिग्मेटिक सुपरस्टार है, जिनका करियर बहुत ही लंबा चला, आज भी बहुत रिलेवेंट काम कर रहे हैं और रिसेंटली उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला है, द हाईएस्ट ऑनर इन टर्म्स ऑफ सिनेमा। एंड सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में हम लोग बात करेंगे कि कैसे उनकी करियर का स्टार्ट हुआ, कैसे उन्होंने वो सारी चीज़ें अचीव की, क्या उन्होंने अचीव किया, क्या वो और अचीव कर सकते थे और बाकी सारी चीज़ें। चक्रवर्ती को क्यों हम लोग बॉलीवुड का सबसे एनिग्मेटिक सुपरस्टार कह सकते हैं, बिकॉज़ एक तरफ तो इन्होंने बहुत ही अच्छी क्लासिक मूवीज़ की और एक तरफ इन्होंने बहुत ही खराब मूवीज़ भी की हैं। सो हिज़ choice of movies has always been oscillating between the best to the worst। और उन्होंने एक तरफ जब अपना करियर का शुरुआत किया था तो दैट वाज़ एन आर्ट मूवी बाय मृणाल सेन मृग्या, जिसके लिए उनके फर्स्ट मूवी में उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था। वो एफटीआईआई के ग्रेजुएट थे और अपने बैच के काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स में से एक थे। और ओवरऑल मिथुन चक्रवर्ती की जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग रही है, जिसके चलते फैन्स ने भी उनसे काफ़ी आइडेंटिफाई किया दैट ही हैज़ risen from really from bottom to top out of sheer hard work and patience। उनको जिस समय ये समझ में आ गया था कि शायद उनके लुक्स और बाकी चीज़ों के चलते वो नहीं उतना चल पाएँ, उन्होंने एक्शन, डांस सीक्वेंसेस और इन चीज़ों को अपना स्ट्रेंथ बनाया और सही में वो उस समय के सबसे अलग टाइप के डांसर हुआ करते थे। उसके बाद तो और भी बहुत अच्छे डांसर्स आए, गोविंदा, ऋतिक रोशन एंड ऑल द अदर एक्टर्स। बट उनका डांस उस समय के हिसाब से और इनफैक्ट उनका एक्शन भी उस समय के हिसाब से थोड़ा-सा विद अ मिक्स ऑफ मार्शल आर्ट्स एंड ऑल वो डिफरेंस था। ये साफ-साफ दिखाता है अबाउट अ स्टार कि कैसे उन्होंने शुरुआत में ही मतलब हार मानने के बजाय अपने आप को अडैप्ट किया टू द सिचुएशंस और उसके बाद उन्होंने इतना सुपर स्टारडम पाया। हालाँकि जितना उन्होंने अचीव किया वो उससे बहुत ही ज़्यादा अचीव करने का पोटेंशियल रखते थे। लेकिन कुछ कारणों की वजह से जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो सब नहीं हासिल कर पाए जो वो हासिल कर सकते थे। ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत हासिल किया, ये भी मतलब कुछ कम नहीं है एंड ही विल ऑलवेज़ बीन काउंटेड एज़ बिगेस्ट बॉलीवुड स्टार्स। और बट यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वो ऑलरेडी बहुत बड़े हैं और बड़े थे, बट वो चाहते तो और भी बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर सकते थे और वो क्यों नहीं वो कर पाए उसकी बातें हम लोग आगे वाले स्लाइड्स में करेंगे। अपनी पहली फ़िल्म रेगिया से नेशनल अवार्ड मिलने के बाद मिथुन की बाकी फ़िल्में भी आना शुरू हुई और उन्होंने सबसे जो उनकी बड़ी कमर्शियल मूवी थी उस समय वो थी सुरक्षा, जिसके बाद से उन्होंने मतलब सक्सेस को देखा और उनको लगा कि हाँ, अब वो धीरे-धीरे एस्टैब्लिश हो रहे हैं। ऑल्दो इस बीच उनकी जो भी मूवीज़ आई उनको बी ग्रेड तो नहीं बोला जाएगा बट हाँ, वो थोड़ी-सी स्मॉल बजट मूवीज़ थी, जिनको सक्सेस तो मिली कंपेयर टू देयर प्रोडक्शन कॉस्ट एंड ऑल बट ही हैड नॉट दैट बाय दैट टाइम रियली हिट द बिग लीग। उनका वो स्टारडम आया फ्रॉम द 1982 रिलीज डिस्को डांसर, जबकि वो पूरे मतलब इंडस्ट्री पे छा गए, बहुत ही बड़ी सक्सेस थी, अलग टाइप की मूवी थी इन टर्म्स ऑफ डांस और फिल्म का प्लॉट कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, बट बिकॉज ऑफ इट्स म्यूजिक, डांस परफॉर्मेंस एंड अदर थिंग्स ये फिल्म कल्ट हिट बन गई। उनको नहीं सिर्फ इंडिया में बल्कि रशिया में भी बहुत स्टारडम मिली और उसके बाद 82 से 87 तक वो इंडस्ट्री के टॉप स्टार रहे। थोड़ा-सा उनको इस बात की भी हेल्प मिली कि 1984 से 87 तक अमिताभ बच्चन बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे फ़िल्म इंडस्ट्री में बिकॉज़ उस समय वो पॉलिटिक्स पे कॉन्संट्रेट कर रहे थे। बट एट द सेम टाइम ये भी देखना चाहिए कि उस समय 83 में और 81 से इनफैक्ट बाकी जो बड़े-बड़े स्टार्स थे, जो आगे चल के बहुत बड़े स्टार्स बने, उनका डेब्यू हो चुका था। पीपल लाइक संजय दत्त, सनी देओल, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर ये लोग आ चुके थे। फिर 86 में गोविंदा भी आ गए थे। तो ठीक है, ये बोला जा सकता है कि उनके स्टारडम को इस बात से हेल्प मिला कि अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री में थोड़ा कम काम कर रहे थे, बट एट द सेम टाइम ही स्टार्टेड गेटिंग कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर न्यू एक्टर्स। बट इसके बावजूद उन्होंने अपना एक पूरा होल्ड बनाए रखा और एक के बाद एक उनकी मूवी चलती रही एंड फ्रॉम 82 टू 87 डेफिनिटली ही वाज द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ द कंट्री। उनके स्टारडम को सबसे नोटेबल फैक्ट ये था कि उनकी मूवीज़ का अगर आप प्लॉट, स्टोरी और बाकी चीज़ देखें तो वो बहुत ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं हुआ करता था, रूटीन टाइप की एक जैसी बहुत सारी फ़िल्में हुआ करती थी।
और एक ही टाइप का लगता था कि उनकी 2 मूवीज़ की बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट दैट इज़ द होल पार्ट ऑफ हिज स्टारडम कि बेसिक्स सी मूवी करने के बावजूद उनका स्टारडम इतना ज़्यादा था या फिर उनका ऑडियंस से कनेक्ट इतना ज़्यादा था कि लोग उनको देखने बार-बार आते थे। ऐसा नहीं है कि उनकी सारी मूवी एक जैसी थी, ऑफ कोर्स हर मूवी में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता ही था। बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी हिज मूवी यूज्ड टू बी वेरी सिमिलर इन टर्म्स ऑफ प्लॉट, स्टोरी लाइन्स, वही गाने, वही डांस, वही एक्शन सीन्स एंड ऑल। But still, he was able to attract people to the theater and people loved watching him in those movies. और दूसरी बात ये देखने वाली है कि उन्होंने उस समय के कोई भी बड़े जो डायरेक्टर्स है यश चोपड़ा, सुभाष घई, बड़े प्रोडक्शंस इनके साथ काम नहीं किया। बट स्टिल ही वाज एबल टू जनरेट दोस काइंड ऑफ हिट्स। ऑफ कोर्स उन्होंने ओल्ड टाइमर्स लाइक मनमोहन देसाई एंड रमेश सिप्पी के साथ काम किया। बट उस समय तक रमेश सिप्पी और मनमोहन देसाई उतने बड़े मतलब डायरेक्टर नहीं रह गए थे। मनमोहन देसाई वाज़ ऑन द डिक्लाइन एंड रमेश सिप्पी वाज़ आल्सो ऑन द डिक्लाइन। तो इन टर्म्स ऑफ मूवीज़ जो उनकी मूवी उतनी ज़्यादा नहीं चली थी। बट उनका करियर मोर और लेस ऐसी छोटी और सब स्टैंडर्ड जो जिसको बोल सकते हैं प्लॉट्स वाइज़ मूवी के हिसाब हिसाब से ही बहुत अच्छा कहा जाएगा कि उन्होंने बेसिक मूवीज़ करके भी सिर्फ़ अपने स्टार पुल के चलते इतना ज़्यादा ज़्यादा बिज़नेस करवाया मूवीज़ को। एंड दैट इज़ द बिगेस्ट लाइक क्राइटेरियन फॉर अ सुपरस्टार कि आपका ऑडियंस से इस टाइप का कनेक्ट है कि उनको पता है कि शायद मूवीज़ उसी टाइप की होगी होगी जिसको वो शायद पहले देख चुके हों। बट फिर भी वो अपने फेवरेट स्टार्स को देखने के लिए थिएटर आके उस मूवी को वापस देखेंगे। मैं लास्ट स्लाइड में बात की कि ये उनका मेन स्टार पुल था कि वो बेसिक मूवीज़ में भी मतलब इतना क्यूरियोसिटी जनरेट कर देते थे अपने ऑडियंस के लिए कि वो आके देखते थे। इवन जो उन्होंने इस बीच में मल्टी स्टारर्स या 2 हीरो फ़िल्म भी की, उसमें भी बाकी भी बड़े एक्टर्स के साथ उन्होंने अपना एक प्रेज़ेंस बना के रखा। एंड कई बार ये भी होता था कि उनकी अपनी मूवीज़ ही उनके लिए कॉम्पिटिशन बन जाती थी बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा मूवीज़ कर रहे थे। लाइक 1989 का उनका रिकॉर्ड है कि 1 साल में उनकी 19 मूवीज़ रिलीज़ हुई थी। तो ऑफ कोर्स अब 12 महीने में आपकी 19 मूवीज़ रिलीज़ होगी, तो कुछ मूवीज़ तो ऐसी होंगी जो कि एक-दूसरे के बिज़नेस को खा जाएँगी। एंड द अदर थिंग आल्सो वाज़ दैट ये मतलब उनके स्टारडम को बाद में एफर्ट करना भी शुरू कर दिया बिकॉज़ ओवर एक्सपोज़र हो गया। और दूसरा बात है कि वो टाइम के साथ उतना चेंज नहीं कर रहे थे एंड ही स्टक टू हिज सेट ऑफ डायरेक्टर्स लाइक बी सुभाष, शिबू मित्रा, के बपैया एंड अदर्स। और उन्होंने और हटके या बाकी डायरेक्टर्स के साथ काम नहीं किया जो शायद उनको और वैरायटी ऑफ रोल्स या फिर उनको अलग वे में प्रेज़ेंट कर सकते थे। एंड दिस वाज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न्स फॉर हिज डाउनफॉल इन द सब्सीक्वेंट ईयर्स। इसका अर्ली 90s का दौर बहुत अच्छा नहीं था मिथुन चक्रवर्ती के लिए। उनकी 90 से 92 तक बहुत ज़्यादा फ़िल्में नहीं चली थी और एक के बाद एक फ्लॉप हो रही थी और उ उसका रीज़न भी था ओवर एक्सपोज़र एक ही टाइप की फ़िल्में ऑडियंस आखिर कहाँ तक मतलब उसको पसंद करेंगी। बाकी जो स्टार्स थे उस समय के अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, सनी देओल ये लोग ऑलरेडी अच्छा कर रहे थे, गोविंदा भी अच्छा कर रहे थे। और बाय लेट 80s एंड अर्ली 90s खान्स भी आ गए थे एंड देयर वर अदर एक्टर्स लाइक अजय देवगन, अक्षय कुमार आल्सो उनका भी डेब्यू हो चुका था। तो ये सब मिला के उनका इनिशियली स्टारडम तो सफर के 93 में उन्होंने एक ब्रीफ कमबैक किया था विद 3 हिट्स फूल और अंगार, द ला लैंड, आदमी। अगेन नॉट वेरी ग्रेट मूवीज इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, फिल्म ज़रूर चली थी बट कुछ खास नहीं थी कंटेंट की, इसके लिए वो बाद में फिर उसको ज़्यादा सस्टेन भी नहीं कर पाया एंड पोस्ट 95 ही वाज़ नॉट पार्ट ऑफ द मेनस्ट्रीम बॉलीवुड। वो ओटी शिफ्ट हो गए थे और वहाँ से उन्होंने अपना ही एक बिज़नेस मॉडल क्रिएट किया था। जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ वो हर साल 4-5 मूवी बना देते थे शॉट इन ऊटी इटसेल्फ। मूवी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती थी, सिमिलर प्लॉट्स ही होता था, एक्टर्स भी कई बार एक्सचेंज हो जाते थे फ्रॉम वन मूवी सेट टू अदर्स। उनका होटल बिज़नेस भी उस समय अच्छा खासा चल रहा था तो वो वहाँ पे शिफ्ट करके अपने प्रोड्यूसर्स को ही वहीं ठहराते थे। बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है कि ये समय में उन्होंने बहुत सारी फ्लॉप मूवीज़ में काम किया बट दोज़ वर नॉट फ्लॉप मूवीज़। वो मूवीज़ का जितना बजट होता था उसके हिसाब से वो कलेक्शन कर लेती थी। तो दोज़ वर नॉट फ्लॉप मूवीज़। एंड यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा कि मिथुन दा ने बहुत जल्दी आई थिंक अपने स्टारडम को छोड़ दिया। अगर वो टिके रहते और हल्का-सा अपने आप को इवॉल्व करते तो वो 90s में भी बहुत चलते। उनमें हर वो चीज़ थी जो करियर की लॉन्जेविटी के लिए चाहिए। बट आई थिंक ही गिव अप टू सून एंड स्टार्टेड कॉन्संट्रेटिंग ऑन हिज बिज़नेस। उनको और थोड़ा-सा टिक के मुकाबला करना चाहिए था। और उसके बाद हालाँकि फिर उन्होंने अपना कमबैक किया विद वेरी गुड क्वालिटी मूवीज़ जो कि वो अभी तक करते ही जा रहे हैं। उनकी मेन कमबैक मूवी मेनस्ट्रीम में कही जाएगी एलान बाय विक्रम भट्ट इन 2005। उसके बाद से फिर वो अच्छी मूवीज़ में आने लगे। लकी फ़िल्म में सलमान खान के साथ काम किया। गुरु मूवी में बहुत अच्छा रोल था उनका। उसके बाद फिर उन्होंने बहुत सारी कमर्शियल हिट्स में काम किया जैसे हाउसफुल 2
ओह माय गॉड हो गई। उसके बाद फिर उन्होंने किक मूवी में काम किया, देन देयर वाज़ गोलमाल 3, देन वेरी गुड रोल्स लाइक ताशकंद फाइल्स एंड आल्सो कश्मीर फाइल्स, और अभी वो अच्छा काम कर ही रहे हैं। बट एक बात जो मिथुन दा के बारे में अफ़सोस होता है कि वो इतने टैलेंटेड थे, इतना उनमें पोटेंशियल था, उन्होंने इतनी क्लासी बंगाली मूवीज़ की, 3 टाइम नेशनल अवार्ड विनर भी रहे। बट इसके बावजूद मतलब आई थिंक उन्होंने 90s में थोड़ा-सा अपने चॉइस को और इवॉल्व किया होता, तो आज उनकी पोज़ीशन और भी बहुत बड़ी होती। मतलब हम लोग एज़ देयर फैन्स चाहते थे कि हम लोगों को और अलग-अलग रोल में देखते, उनके अलग-अलग एस्पेक्ट्स को देखते। बट नेवरदलेस ही हैज़ नाउ बीन डूइंग वेरी वेल एज़ अ कैरेक्टर एक्टर, और अच्छी क्वालिटी मूवीज़ कर रहे हैं। और अभी उनके उस पूरे कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्निशन में मिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग इस मूवी पे कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें वीडियो को, और सब्सक्राइब भी करें, और अपना व्यू पॉइंट बताएँ कि आपको इस बारे में क्या लगता है मिथुन दा के बारे में, कि क्या वो और अचीव कर सकते थे? आपकी उनकी फेवरेट मूवीज़ कौन-कौन सी हैं? कोई अदर थिंग्स जो आप ब बोलना चाहते हैं मिथुन दा के बारे में, प्लीज़ अपने कमेंट्स में आप उसको डालें।